नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एसएससी सीजीएल का टीयर वन जो कि जीके सवाल है। ठीक है, जो 5 अगस्त 2017 को आया था। ठीक है, शिफ्ट वन में आया था ये सवाल। तो चलिए देखते हैं ये कौन कौन से कैसे ऐसे सवाल थे। चलिए देखते हैं उसके। देखिए, सबसे एट विच रेट इंग्लिश में है, आपको मैं हिंदी में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा और हिंदी वाले को भी समझ में आ जाएगा आसानी से। ठीक है, ठीक है, चलिए देखते स्टार्ट करते हैं। एट विच रेट रिवर्स रेपो रेट सॉरी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बोरोज मनी फ्रॉम कमर्शियल बैंक। किस रेट पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बोरो करता है पैसा कमर्शियल बैंक से। ठीक है, तो उसको रेट को क्या बोलते हैं आपका? थर्ड नंबर, मतलब आपका हो जाएगा रिवर्स रेपो रेट। ठीक है, क्या क्या ऑप्शन था? बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, स्टैचुरी लिक्विडिटी रेट। तो सही आंसर हो जाएगा आपका रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट वो रेट होता है जिसमें कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बोरो करता है पैसा कमर्शियल बैंक से। ठीक है, उसी कंट्री के बीच में। ठीक है, और ये एक मॉनिटरी पॉलिसी है। मॉनिटरी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट बोला जाता है जो कि मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए काम आता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। तो क्या हो गया ये आपका रिवर्स रेपो रेट। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व इज नोन एज। मूवमेंट जो कि अलोंग द सप्लाई कर्व है उसको क्या बोलते हैं? ये शायद ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ज़्यादातर लोगों से नहीं बना होगा। तो उसका ये ऑप्शन का क्या है? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई, एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई, इंक्रीज इन सप्लाई और एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। तो इसको बोला जाता है आपका दोनों, मतलब एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। आंसर हो जाएगा फोर्थ। ठीक है, जब प्राइस जो है बढ़ता है तो क्वांटिटी सप्लाई भी बढ़ता है। ठीक है, इसको बोला जाता है एक्सटेंशन। और अपोजिट प्रोसेस में बोलेंगे अगर प्राइस जो है कम हो रहा है तो क्वांटिटी सप्लाई भी है वो भी कम होता है, इसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन। और ठीक है, तो सप्लाई जो है वो फ्लक्चुएट करता रहता है, जो कि आपका प्राइस जो है प्राइस जो है चेंज होने के कारण सप्लाई भी चेंज होता रहता है। अब जब जब वहाँ पे एक्सटेंशन है और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई है तो जो मूवमेंट होता है अलोंग द सेम सप्लाई कर्व बोला जाता है। अलोंग द सेम सप्लाई कर्व होता है, तो इसीलिए मूवमेंट उसका वैसा रहता है। और इस प्राइम ये प्राइमरी क्यों होता है? क्योंकि इस द फैक्ट क्या होता है कि जो प्राइस फैक्टर रहता है, प्राइस फैक्टर, ओनली द प्राइस फैक्टर कॉज करता है ये मूवमेंट को, कीपिंग द ऑल फैक्टर। अगर प्राइस फैक्टर देखेंगे, प्राइस फैक्टर कॉज करता है जिसमें बाकी के मूवमेंट को हम कांस्टेंट मान लेते हैं। इसमें यही है कि अगर प्राइस का ये कम्युनिटी का प्राइस आपका बढ़ेगा तो आपका सप्लाई भी बढ़ेगा, और कम्युनिटी का प्राइस घटेगा तो सप्लाई भी घटेगा। तो ये दोनों चीज़ हो रहा है, तो इसीलिए इसमें ना प्राइस फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जिसकी वजह से हम लोग को मूवमेंट जो है अलोंग द सप्लाई कर्व होता है। ठीक है, नहीं समझ में आया तो उसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें में ऐसी होती है कि अब एक्सप्लेनेशन को काफ़ी डीप जाके आपका करना पड़ेगा, और उसके लिए पूरा चैप्टर को मैं पढ़ाऊँगा फ्यूचर में। थोड़ा आप उसको टाइम दीजिए, तब तक फ़िलहाल के लिए यही समझ लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू बिकम द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए मिनिमम एज क्या चाहिए? तो मिनिमम एज चाहिए आपका 30 साल, 35 साल, 40 साल, 37 साल। तो सही आंसर हो जाएगा आपका बी, 35 साल। ठीक है, तो मतलब या फिर टू बोल सकते हैं उसको, टू मतलब 35 साल। तो क्वालिफिकेशन जो है वाइस प्रेसिडेंट के लिए क्या क्या होना चाहिए और उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले वो इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, 35 साल से बड़ा होना चाहिए, और उसके बाद कोई ऑफिस का कोई पोस्ट उसके पास नहीं होना चाहिए जो कि उसको प्रॉफिट में हो रहा है, मतलब कोई ऑफिशियल पोस्ट में उसको नहीं होना चाहिए। और वो आपका मेंबर ऑफ राज्यसभा और या फिर काउंसिल ऑफ स्टेट के लिए क्वालिफाई होना चाहिए, तब जाके उनको माना जाता है, वो तब वो वाइस प्रेसिडेंट बन सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रेट ऑफ द हाई कोर्ट और द सुप्रीम कोर्ट इज इशूड टू रिस्ट्रेन अ पर्सन फ्रॉम होल्डिंग द पब्लिक ऑफिस विच इज नॉट इंटाइटल्ड टू? ठीक है, इसमें कौन सा रेट है हाई कोर्ट का या फिर सुप्रीम कोर्ट का इशू किया जाता है तो एक पर्सन को रिस्ट्रेन करने के लिए फ्रॉम पब्लिक ऑफिस, होल्डिंग अ पब्लिक ऑफिस विच इज़ नॉट इंटाइटल्ड टू, उसको इंटाइटल्ड नहीं किया गया है उसको रोकने के लिए। तो एक क्या क्या है आपका आपका हो जाएगा सेंटियोररी, और उसके बाद आपका मैंडामस प्रोहिबिशन क्यू वारंटो। तो सही आंसर हो जाएगा आपका
क्यू वारंटो, ठीक है। तो क्यू वारंट क्या होता है? क्यू वारंटो एक रेट होता है, एक रेट होता है, इशू किया जाता है, जो कि आपका विद द व्यू ऑफ द रिस्ट्रेन फ्रॉम पब्लिक, फ्रॉम होल्डिंग द पब्लिक ऑफिस टू विच इज़ नॉट इंटाइटल्ड। उसको जहाँ इंटाइटल्ड नहीं हुआ है वहाँ उसको रोकने के लिए, ठीक है, उस पब्लिक ऑफिस में जाने के लिए उसको रोका जा सकता है, ठीक है। और ये रिक्वायर करता है, ये जो रिट है वो रिक्वायर करता है कंसर्न पर्सन का टू एक्सप्लेन, पहले करे एक्सप्लेन, कोर्ट को एक्सप्लेन करे कि आप किस अथॉरिटी से वो ऑफिस को आप होल्ड कर रहे हैं। अगर वो पर्सन जो है अगर वो क्या बोलते हैं उसको, उsurped होता है उसको एक पब्लिक ऑफिस में, तो कोर्ट जो है डायरेक्ट कर सकता है इनमें कोई भी आपका वो सीट को खाली रखने के लिए। वो कोर्ट, अगर कोर्ट को लगता है कि आदमी गलत है तो वो उस सीट को खाली रखने के लिए बोल सकता है, ठीक है। और उसके इसको डिटेल से मैं फ्यूचर में भी एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। चलिए अभी फिलहाल तो यही समझ लीजिए, ठीक है। अगला है क्वेश्चन है, हु वाज द सन ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य? चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे का नाम क्या था? क्या नाम था? बिंदुसार था, चंद्रगुप्तु था, अशोका था, बिंबिसार था? तो सही आंसर हो जाएगा 1 नंबर आपका बिंदुसार। बिंदुसार जो है सेकंड मौर्यन अंपायर था, जो कि रूल किया था आपका 297 से लेकर 273 बीसी तक। और ये चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे थे, और द फाउंडर जो चंद्रगुप्त मौर्य जो थे फाउंडर ऑफ मौर्य डायनेस्टी, ठीक है। फिर चाणक्य जो थे वो चीफ एडवाइजर थे बिंदुसार के। बिंदुसार के चाणक्य जो है चीफ एडवाइजर थे, ठीक है। आगे देख लेते हैं। चाणक्य जो थे बिंदुसार के चीफ एडवाइजर थे। आगे क्या है, विच डायनेस्टी केम टू पावर इन इंडिया आफ्टर तुगलक डायनेस्टी? तुगलक डायनेस्टी के बाद कौन आए थे? गुप्ता आए थे, खिलजी आए थे, मुगल आए थे, सैयद आए थे? तो सही आंसर हो जाएगा आपका 4 नंबर सैयद। सैयद डायनेस्टी जो आए थे, फोर्थ डायनेस्टी थे दिल्ली सल्तनत के, और जिसमें कि आपका जो 4 रूलर थे, और उसके बाद कब से पीरियड था, 1414 से लेकर 1451 तक। और फाउंडेड किसके द्वारा फाउंड किया गया था? फाउंडेड बाय द फॉर्मर गवर्नर ऑफ मुल्तान। मुल्तान के जो फॉर्मर गवर्नर थे उन्होंने फाउंड किया था, और वो तुगलक डायनेस्टी के बाद आए और रूल किए थे सल्तनत को। और उसके बाद जो आए थे वो लोधी डायनेस्टी आए थे, ठीक है। इनके बाद लोधी डायनेस्टी आए थे, ये ध्यान रखना है। आगे देख लेते हैं, विच प्लैनेट इज कंसिडर्ड एज द डॉग प्लैनेट? किस प्लैनेट को हम लोग डॉग प्लैनेट बोलते हैं? ऑप्शन देख लेते हैं, अर्थ, जुपिटर, प्लूटो, सैटर्न। बहुत आसान क्वेश्चन था, सही आंसर है प्लूटो। तो सही आंसर है प्लूटो। प्लूटो जो है वो रिक्लासिफाइड हुआ था फ्रॉम द प्लैनेट का, प्लैनेट से डॉग प्लैनेट माना गया था 2006 में, ध्यान रखिएगा 2006 में किया गया था, ठीक है। बहुत सारे कारण थे, और इसको मैं एक्सप्लेन करूँगा फ्यूचर में कि क्या क्या कारण थे। ऐसे तो जो बेसिक जो प्रॉपर्टी जो प्लैनेट होल्ड करता है उनमें से ये एक मेन कारण था कि ये जो है आपका ये आपका नेपच्यून नेपच्यून से आपका वो ऑर्बिट जो है आपका क्रॉस मारता था। मतलब कि कभी आपका प्लूटो आगे आ जाता था, कभी नेपच्यून आगे आ जाता था। मॉम वेरी गर्ली मेड जैम सैंडविच उपमा एंड 9 पिज़्ज़ा। हाँ, नेपच्यून से वो उसका ऑर्बिट को वो आपका क्रॉस होता था, जिसकी वजह से उसको प्लैनेट का दर्जा से हट के डॉग प्लैनेट में डाल दिया गया था, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं, सैंड स्टोन इज विच टाइप ऑफ रॉक? सैंड स्टोन किस टाइप का रॉक होता है? कैल्केरियस रॉक होता है, इग्नियस रॉक होता है, मेटामॉर्फिक रॉक होता है, या सेडिमेंट्री रॉक होता है? तो आपका सैंड स्टोन जो रहता है, सैंडस्टोन आपका सेडिमेंट्री रॉक होता है, ठीक है। सैंडस्टोन आपका सेडिमेंट्री रॉक होता है, ठीक है। और ये हो जाएगा एक कॉमन टाइप ऑफ सैंडस्टोन। क्या होता है? सैंडस्टोन एक कॉमन टाइप ऑफ सेडिमेंट्री रॉक होता है, जो कि आपका सेडिमेंट्री बेसिन में पाया जाता है, ठीक है। और उसके बाद ये कंस्ट्रक्शन वगैरह सब में यूज़ होता है, और एक या फिर इसको रॉ मटेरियल जैसा इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। और सैंडस्टोन जो है एक एक्विफायर काम की तरह काम करता है, और ग्राउंड वाटर के लिए, और एक रिजर्वायर की तरह भी काम करता है ऑयल और नेचुरल गैस के लिए, ठीक है। ध्यान रखिएगा। अब वीट क्या है? वीट क्या है? गेहूं क्या है? तो क्रीपर है, हर्ब है, श्रब है, ट्री है? तो सही आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2, मतलब हर्ब है। तो वीट क्या है? हर्ब है। हर्ब क्या होता है? एक शॉर्ट प्लांट होता है, जो कि विथ ग्रीन और डेलिकेट स्टेम रहता है उसका। और उसके बाद वुडी टिश्यू नहीं रहता है इसमें, ठीक है। तो हर्ब उसी को बोलते हैं जिसका क्या रहता है, ग्रीन और डेलिकेट स्टेम रहता है, जिसमें वुडी टिश्यू नहीं रहता है जनरली। और वो उसका वो ब्रांच लेस रहता है, ठीक है, या फिर बहुत कम ब्रांच रहता है, या फिर ब्रांच लेस रहता है,
और वो ईज़िली अपरूटेड हो सकता है सॉइल से, ठीक है। और उसके बाद उसमें न्यूट्रिशन जो है इनफ रहता है, और उसके बाद विटामिन उसमें भी अच्छा खासा रहता है। तो जो कि हमें इसको डाइट की तरह यूज़ कर सकते हैं। तो एग्जांपल आप देख लीजिए, टोमेटो जो रहता है, व्हीट रहता है, ग्रास जो रहता है, ये सब एग्जांपल हो गया हर्ब का, ठीक है। आगे देख लेते हैं 35 नंबर। स्नेक, टर्टल, लिजार्ड या क्रोकोडाइल फॉल्स अंडर द विच कैटेगरी ऑफ एनिमल, ठीक है। ये इसमें आपका स्नेक, टर्टल, लिजार्ड, क्रोकोडाइल किस कैटेगरी में आते हैं? पीसीएस, ये आपका हो जाएगा एम्फीबियन, रेप्टिलियन, एप्स। तो सही आंसर हो जाएगा आपका रेप्टाइल्स। ये आपका थर्ड नंबर हो जाएगा, ये है रेप्टाइल, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ये सब रेप्टाइल्स, रेप्टाइल वो ग्रुप ऑफ एनिमल रहते हैं जैसे कि सांप हो गया, लिजर्ड हो गया, क्रोकोडाइल हो गया, टर्टल हो गया, टुआट्रा हो गया। और ये सब कोल्ड ब्लडेड होते हैं, और ये अपना एग लेइंग करते हैं, और ये एग लेइंग वर्टिब्रेट माना जाता है, जिसमें स्केल्स रहता है, ठीक है, स्केल्स रहता है। और इसमें फर या फेदर वगैरह नहीं रहता है, इसमें स्केल्स रहता है। तो इसको अगर स्टडी ऑफ रेप्टाइल को बोलेंगे हर्पेटोलॉजी, क्या बोला जाता है? हर्पेटोलॉजी, ठीक है। और उसके बाद जो कि ऑल्सो इंक्लूड करता है एक एम्फीबियन की स्टडीज़ को, जैसे फ्रॉक्स को, ये एग्जांपल फ्रॉक्स हो गया। तो ये सब एम्फीबियंस को आपका जो है स्टडी करते हैं, तो उसको हर्पेटोलॉजिस्ट बोला जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर द सॉइल एंड वाटर टेंशन, ठीक है। कौन सा इंस्ट्रूमेंट सॉइल वाटर टेंशन को मेजर करने के लिए होता है? तो फोटोमीटर, पायरोमीटर, साइक्रोमीटर, और आपका हो जाएगा टेंसियोमीटर। तो अब इसमें कौन सा मीटर आता है जो वाटर टेंशन होता है? तो यहाँ पे टेंसियोमीटर है, तो आंसर हो जाएगा फोर्थ, आपका हो जाएगा टेंसियोमीटर, ठीक है। वाटर टेंशन करना है तो टेंसियोमीटर। तो टेंसियोमीटर क्या होता है सॉइल साइंस में, कि इंस्ट्रूमेंट एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट रहता है जो कि डिटरमाइन करता है कि मेट्रिक वाटर पोटेंशियल कितना है, ठीक है। मेट्रिक वाटर पोटेंशियल कितना है, आपका एक उस एरिया में, उस जोन में कितना मेट्रिक वाटर पोटेंशियल है, ठीक है। और ये ज़्यादातर आपके ग्रास और आपका जो सेरेमिक कप, और जो कि आपका हो जाएगा इधर डिवाइस जो कि है, कंसिस्ट करता है इसमें एक ग्रास रहता है और प्लास्टिक ट्यूब रहता है, जिसमें कि एक पोरस सेरेमिक कप रहता है जो कि पानी से भरा रहता है। इसको मैं फ्यूचर में आपको दिखाऊंगा, इसका वीडियो दिखाऊंगा, फोटो दिखाऊंगा, तो आपको ज़्यादा डिटेल्स में समझ में आएगा टेंसियोमीटर कैसा रहता है, तब इसको मैं एक्सप्लेन करने में ज़्यादा आपको समझ में आएगा, ठीक है। आगे देख लेते हैं, व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स। एसआई यूनिट ऑफ फोर्स क्या है? पास्कल है, बॉयल है, न्यूटन है, वॉट है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका, सही आंसर हो जाएगा आपका थर्ड नंबर, न्यूटन, ठीक है। तो ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स क्या क्या है? न्यूटन है, उसका सिंबल एन बोला जाता है, एन। इट इज़ ये आइजैक न्यूटन के नाम पे रखा गया है, और उनके काम के कारण। और उसके बाद मेनली कौन सा? न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ मोशन के कारण ये रखा गया था, ठीक है। सेकंड लॉ ऑफ मोशन जो न्यूटन ने दिया था, उनके वजह से ये रखा गया था, ठीक है। आगे देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बैड थर्मल कंडक्टर। कौन सा बैड थर्मल कंडक्टर है? एल्यूमिनियम है, कॉपर है, ग्लास है, सिल्वर है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका थर्ड नंबर, ग्लास। ग्लास जो है बैड थर्मल कंडक्टर है, ठीक है, बैड थर्मल कंडक्टर है। बैड कंडक्टर जो है वो मटेरियल या मैटर रहता है जो कि हीट और इलेक्ट्रिसिटी को पार्शली कंडक्ट करता है, ठीक है। और बहुत सारे केस में वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को पास भी नहीं होने देता है, ठीक है। तो उसको बैड कंडक्टर बोला जाता है, या वीक, या फिर उसको बोला जाता है वीक कंडक्टर। तो और यूजली जो कि नॉन मेटल रहता है, और या फिर कंपाउंड रहता है, कंपाउंड जैसे कि पानी, प्लास्टिक, पेपर, ठीक है। ग्लास जो है एक गुड कंडक्टर नहीं है, और हीट और इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है, ठीक है। एंड कंपाउंड सच एज वाटर, ठीक है। तो चलिए आगे देख लेते हैं। बैड कंडक्टर या वीक कंडक्टर आर यूजली नॉन मेटल एंड कॉमनली एंड कंपाउंड सच एज वाटर, प्लास्टिक एंड पेपर, ठीक है। ग्लास जो है इज नॉट अ गुड कंडक्टर, इज नॉट अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड आपका इलेक्ट्रिसिटी। चलिए देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोर डाटा परमानेंटली इन अ कंप्यूटर।
ठीक है। तो कौन सा परमानेंटली स्टोर करता है, आपका ALU, कैशे मेमोरी, रैम, रोम। तो सही आंसर हो जाएगा रोम, ROM। ठीक है। फोर्थ नंबर, रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी इज अ स्टोरेज मीडियम रहता है जो कि यूज करता है कंप्यूटर और या फिर अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में यूज़ होता है रोम। और ये इंडिकेट करता है कि इस खाली रीड करता है। ठीक है, इसका नेम ही है कि रीड ओनली मेमोरी, तो खाली ये रीड करता है और ये इंफॉर्मेशन लूज़ नहीं करता है। जब हम लोग का पावर सप्लाई ऑफ हो जाता है तो ये इंफॉर्मेशन को लूज़ नहीं करता। ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट लाइन था। ठीक है। अच्छा, आगे देख लेते हैं रस्टिंग। रस्टिंग क्या है? इलेक्ट्रोलिसिस है, ऑक्सीडेशन है, रेडॉक्स रिएक्शन है। रेडॉक्स रिएक्शन या स्पेस का प्रॉब्लम आ गया, मैं इसको ठीक कर देता हूँ। रेडॉक्स रिएक्शन है और ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों को जोड़ के रेडॉक्स बोला जाता है या फिर रिडक्शन है। तो रस्टिंग एक्चुअल में है क्या? रस्टिंग दोनों है। क्या क्या है? ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों है, मतलब रिडॉक्स रिएक्शन है। रस्टिंग है, रिडॉक्स रिएक्शन है। आयरन और स्टील जो है, आयरन और रस्ट कर जाता है जो कि अगर वो ऑक्सीजन और वाटर के सप्लाई में आता है। ठीक है। तो रस्ट प्रिवेंशन मेथड क्या क्या है, कैसे कैसे क्या क्या मेथड है? कोट कर सकते हैं मेटल ऑब्जेक्ट को, किससे किससे? ऑयल से, ग्रीस से, पेंट से, जिंक से, टिन से। ये सब चीज़ें से हम लोग जो है कोट कर देंगे तो उसमें रस्टिंग नहीं होगा। किससे किससे? ऑयल से, ग्रीस से, पेंट से, जिंक से और टिन से। ठीक है। आगे देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कटायन। तो कौन सा जो है कटायन नहीं होता है? ऑप्शन क्या क्या है? एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम आयन, कॉपर आयन। ये स्पेस छूट जा रहा है, टाइपिंग में मिस्टेक हो जा रहा है। ये हो जाएगा कॉपर आयन, कॉपर आयन, सल्फेट आयन या फिर जिंक आयन। तो हो जाएगा कौन सा कैटायन नहीं है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका 41 का थर्ड नंबर। ठीक है, थर्ड नंबर हो जाएगा, मतलब सल्फेट आयन। सल्फेट आयन जो है वो आपका कैटायन नहीं है। ठीक है। आयन जो है वो एटम, आयंस क्या रहता है? एटम और मॉलिक्यूल्स रहता है जो कि गेन करता है या फिर लूज करता है वन और मोर वैलेंसी। ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। इसको मैं आपको जब ये चैप्टर रहेगा ना कार्बन वाला, तो उसमें मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। इसमें इसमें अगर मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा तो आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा। ठीक है। अभी फिलहाल तो ये ध्यान रखिएगा, इसको सल्फेट आयन सही आंसर है इसका। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ स्मॉग। स्मॉग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट, स्मॉग का कंपोनेंट नहीं है। तो स्मॉग का कंपोनेंट क्या नहीं है? ऑप्शन देख लेते हैं, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड या क्लोरीन ऑक्साइड। तो सही आंसर हो जाएगा आपका सेकंड। सेकंड मतलब कि नाइट्रोजन ऑक्साइड। नाइट्रोजन ऑक्साइड ये आपका स्मॉग का कंपोनेंट नहीं है। स्मॉग जो है मिली बहुत सारे केमिकल के साथ मिलके बनता है, जिसमें कि आपका हो जाएगा इसमें, अब इसमें भी, इसको मैं फ्यूचर में आपको एक्सप्लेन करूंगा। फिलहाल तो इसका मेरे को थोड़ा उसका फॉर्मूला ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है। तो चलिए आगे देख लेते हैं। और इसका मेरे को डाउट भी है थोड़ा सा, इसको ये बात देख लेंगे। ठीक है, फ्यूचर में एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, इसको स्टार कर देते हैं, स्टार मार्क कर देते हैं। इसमें मेरे को थोड़ा डाउट आ रहा है, कंफ्यूजन हो रहा है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। नीति, इसको मेरे को फ्यूचर में आप बता दीजिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन में मेरे को डाउट था। ठीक है। फिर नीति आयोग, नीति आयोग हैज़ बिन फॉर्म्ड टू रिप्लेस विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट। नीति आयोग किसको रिप्लेस किया है? और प्लानिंग कमीशन को, इरडा को, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन को या डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को। तो सही आंसर हो जाएगा आपका नीति आयोग को किसने, नीति आयोग जो है, नीति आयोग, इसको रिजर्वेशन ऑफ द इतना है ये, नीति आयोग इज द रिप्लेस प्लानिंग कमीशन को, प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया है। ठीक है, प्लानिंग कमीशन को। तो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नीति आयोग जो है फॉर्म किया गया है यूनियन कैबिनेट द्वारा 1 जनवरी 2015 को, रिप्लेस किया है प्लानिंग कमीशन को। ठीक है, ध्यान रखिएगा प्लानिंग कमीशन को। तो चलिए आगे देख लेते हैं, आगे देख लेते हैं। विच हु इन्वेंटेड द फर्स्ट वर्किंग लेज़र। ठीक है, फर्स्ट वर्किंग लेज़र किसने इन्वेंट किया था? तो क्या क्या नाम है? A. H. टेलर, W. K. रोएंटिगन, उसके बाद आपका हो जाएगा T. H. माइमन, फ्रेड मॉरिसन। तो सही आंसर हो जाएगा आपका थर्ड, T. H. माइनन, T. H. माइमन। T. H. माइमन जो है अमेरिकन इंजीनियर थे।
और एक फिजिसिस्ट थे जो कि आपका जो है फर्स्ट वर्किंग लेजर बनाने के लिए उन्हें किया गया था। और ये सबसे पहले सक्सेसफुल फायर कब हुआ था? 16 मई 1960 को। ठीक है, तो आगे देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वेन्यू होस्टेड इट्स फर्स्ट एवर टेस्ट मैच ऑन 9 नवंबर? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। 9 नवंबर उस टाइम के लिए, अभी तो ये पुराना हो गया। 9 नवंबर 2016 विच वॉज प्लेस्ड बिटवीन द इंडिया एंड इंग्लैंड। ठीक है, तो कौन सा स्टेडियम जो था आपका, जो फर्स्ट एवर टेस्ट मैच कराया गया था 9 नवंबर 2016 को इंडिया और इंग्लैंड के बीच? तो सही ऑप्शन क्या क्या है? JSCA इंटरनेशनल स्टेडियम कॉम्प्लेक्स रांची को, सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम राजकोट को, हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम धर्मशाला में, या फिर होलकर क्रिकेट स्टेडियम इंदौर में। तो सबसे पहले कहाँ खेला गया था? पहला 9 नवंबर को कहाँ खेला गया था? तो सही आंसर हो जाएगा सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन राजकोट में। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। और ये आपका जितना इंटरनेशनल मैच हुआ है, सौराष्ट्र क्रिकेट स्टेडियम जो है पहली बार टेस्ट मैच किया था 9 नवंबर 2016 को। और ये 23rd टेस्ट वेन्यू बन गया इंडिया का, और पूरे वर्ल्ड का 120 टेस्ट वेन्यू बन गया है अ, आपका मैच कराने के लिए। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। अब इसको मैच करना है। आर्टिस्ट फॉर्म क्या है? तो गौरी शंक देवीलाल जो है, गौरी शंकर देवीलाल, स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, ये यार रह गया। ठीक है, और उसके बाद आपका हो जाएगा गौरी शंकर देवीलाल जी हैं, फिर हरिप्रसाद जी है, हरिप्रसाद चौरसिया जी है, MF हुसैन जी है, जाकिर हुसैन जी है। तो इनमें से आपका कौन सा क्या है वो आपको बताना है। ठीक है, तो सही आंसर है ये फ्लूट पेंटिंग, ये स्पेलिंग मिस्टेक, यहाँ भी मिस्टेक। इसको जी कर देंगे। ठीक है, फिर कथक तबला, तो सही आंसर हो जाएगा इसमें। सही आंसर हो जाएगा 3rd नंबर। 3rd नंबर मतलब कि आपका हो जाएगा गौरी शंकर देवीलाल जो है कथक करते हैं। ठीक है, फिर आपका हरि प्रसाद चौरसिया जो फ्लूट बजाते हैं, और उसके बाद MF हुसैन जो है आपका पेंटिंग करते हैं, और जाकिर हुसैन आपका तबला बजाते थे। ठीक है, तो ये हो गया। और 47 जो है, विच हु इज द ओनली क्रिकेटर टू हैव रिसीव्ड द पॉली उमरीगर अवार्ड 3 टाइम? 3 बार किसने जीता है? ठीक है, तो सचिन तेंदुलकर, ये वीरेंद्र सहवाग, विराट कोहली, रविचंद्रन अश्विन। तो सही आंसर हो जाएगा आपका विराट कोहली। विराट कोहली जो है पॉली उमरीगर अवार्ड 8 मई 2017 को जीते हैं। फिर उसका कोहली जो है 2011-12 सेशन में भी जीते थे, और 2014-15 में भी जीते थे। ठीक है, पहले ऐसे इंडियन बन गए जो 3 बार 3 ओकेजन में आपका ये पॉली उमरीगर अवार्ड जीते हैं। ठीक है, गिवन टू द इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर। इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर को दिया जाता है इंडियन क्रिकेट बाय द इंडियन क्रिकेट बोर्ड। किसके द्वारा दिया जाता है? इंडियन क्रिकेट बोर्ड द्वारा दिया जाता है। ठीक है, किसको? इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर को। तो ये विराट विराट कोहली को 3 बार मिला है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। द हु इज द ऑथर ऑफ द टाइटल द सेल आउट? द सेल आउट के ऑथर कौन थे? द सेल आउट के ऑथर कौन थे? पॉल बेटी, अरविंद्र अडीगा, एलेनोर कैटॉन, या फिर हॉवार्ड जैकबसन? तो सही आंसर हो जाएगा आपका एक। आपका जो सेल आउट जो है पहला बुक था बाय अमेरिकन ऑथर टू विन द UK प्रेस्टिजियस मैन बुकर्स प्राइज, जो कि किसके द्वारा लिखा गया था? आपका पॉल बेटी के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, आगे देख लेते हैं। विच कंट्री वाज डेजिग्नेटेड एज द मेजर डिफेंस पार्टनर ऑफ USA इन दिसंबर 2016? ठीक है, विच कंट्री वाज डिजिग्नेटेड एज द USA का डिफेंस पार्टनर कौन है दिसंबर 2016 में? तो कौन बने था तो USA जो है, तो एक कनाडा, इजराइल, इंडिया, यूनाइटेड किंगडम। तो सही आंसर हो जाएगा इंडिया। ठीक है, तो इंडिया जो है मेजर डिफेंस पार्टनर थे दिसंबर 2016 में। ठीक है, आगे देख लेते हैं। विथ विच कंट्री इंडिया डिड इट्स 7th एडिशन ऑफ द बायलेटरल क्यूबेरियन एक्सरसाइज 2016 एट कद्दू? ये कैसा नाम हुआ? तो ये कहाँ हुआ था? तो ये विच विथ किस एक्वेरियन किसके साथ करवाया गया था? आपका हो जाएगा नेपाल, पाकिस्तान, मालदीव्स, भूटान। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा आपका मालदीव के द्वारा। मालदीव, वही मैंने बोला इंडिया में नहीं लग रहा। ठीक है, आगे देख लेते हैं।
अच्छा, सॉरी। तो बायलैटरल एक्सरसाइज इंडिया और मालदीव के बीच में इक्विवेरियन कराया जाता है, जो कि विच मीन्स फ्रेंड्स, जिसको फ्रेंड्स में मीनिंग होता है इसका। मालदीव में इसको मालदीव ने टर्म दिया है, तो उसको इक्विवेरियन का मतलब होता है फ्रेंड। ठीक है। और सेवेंथ एडिशन ऑफ दिस एक्सरसाइज, जो कि आपका जो है आपका जो है कद्दू ऑन लम्मू अटोल, जो कि मालदीव में है, जो कि दिसंबर 2016 में कराया गया था। और उसके बाद इक्वेरियन 2017 में इंडिया में कराया गया था, जो कि बेलागावी जो है कर्नाटक में कराया गया था। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आया से, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन 2017 के। ऐसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, तो मैं आपको और भी लेटेस्ट लेटेस्ट क्वेश्चन कराऊंगा, और प्रीवियस के सारे क्वेश्चन मैं कराने की कोशिश करूंगा। ठीक है। तो एक स्मॉग वाला जो क्वेश्चन था ना, एक स्मॉग वाला क्वेश्चन आया था। एक तो ये स्मॉग वाला क्वेश्चन मेरे को डाउट था, और इसको मेरे को फ्यूचर में और इसको रिसर्च करूंगा क्या सीन है, मैं इसका थोड़ा डाउट रह गया था। ठीक है। और बाकी तो और कहीं डाउट नहीं था, मुझे लग रहा है कि बाकी सब सही था। ठीक है, तो इसको पूरा देखिएगा। मैं इसको, चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए और दोस्तों में शेयर करिए। ठीक है, हो गया, थैंक यू।